प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पेट्रोल एक बार फिर बढ़ने जा रहा है, बिजली एक बार फिर महंगी हो रही है। ऐलान कर दिया गया है ₹1.39 फी यूनिट बिजली बढ़ाने का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ गैस का बहरान पैदा होने का खदशा हो गया है। बोलियां तलब की गई थी और पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड को कोई बोली नहीं मिली है। इसके अलावा बिजली के बाद जो गैस का गर्दिशी कर्जा है वो भी बढ़ गया है और बढ़ने लगा है और वो 534 अरब तक पहुंच गया है। तो ऐसा लगता है कि ये सारे मामलात जो शायद हुकूमत की मजबूरियों की वजह से पैदा हो रहे हों, जो कि आज कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कितना दुरुस्त है कितना गलत है इस पर तो बात करते हैं प्रोग्राम में। लेकिन बहरहाल अवाम के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। उनके ऊपर मुआशी बोझ इतना पड़ रहा है कि उनकी इनकम से मुताबिकत नहीं रखता। दूसरी तरफ इदारा शुमारियात की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक महंगाई में एक बार फिर इजाफा हुआ है इस हफ्ते में और 12.66% तक महंगाई बढ़ी है। 22 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हो गया है। अब हुकूमत इस सारी सूरत हाल को कैसे टैकल करेगी, प्रोग्राम में सबसे पहले हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। दूसरा, कल फैसलाबाद में जलसा होने जा रहा है। इस जलसे में मरियम साहबा शिरकत कर रही हैं और शहबाज शरीफ साहब शिरकत नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब शिरकत करते हैं तो मरियम साहबा शिरकत नहीं करती। क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब कमर दर्द की वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो कोर्ट्स में आ रहे हैं, लेकिन क्या वो फैसलाबाद नहीं जाएंगे और इसकी वजह उनकी तबीयत ही है या कुछ और वजह है? और फिर ये सवाल इससे जो मिलाकर देखा जा रहा है कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर के साथ एक शहर में रहते हुए मरियम साहबा ने और शहबाज साहब ने अलग अलग मुलाकात की है। इसका क्या मतलब है, इस पर चहमगोइयाँ हो रही हैं। और पंजाब हुकूमत कुछ नई गाड़ियाँ खरीद रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? आसिफ जरदारी साहब नैब ऑर्डिनेंस से को बुनियाद बनाकर कल गए हैं अदालत के पास कि उनको रिलीफ दिया जाए। तो क्या नैब ऑर्डिनेंस को पीपल्स पार्टी ने तस्लीम कर दिया है? ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सेनेटर अल्लाह साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और कादर मंदोखिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो रहा है, बिजली एक बार फिर महंगी हो रही है, गैस की शॉर्टेज पैदा होने का खतरा है, गैस का जो गर्दिशी कर्जा है ये 534 अरब का हो गया है, कैसे कंट्रोल करेगी हुकूमत ये सारे मामला? देखिए असद, आपने दो बातें की इस वक्त, खुद ही आपकी बात के अंदर ही जवाब मिल रहा है कि आप कह रहे हैं कि गैस का गर्दिशी कर्जा जो है वो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है। अगर इंटरनेशनली जो है वो कमोडिटीज़ हो या इंटरनेशनली आपको पता है कि हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या गैस है वो अब पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो LNG की सूरत में हो चाहे पेट्रोल की सूरत में हो, इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर इंटरनेशनली उनकी वैल्यू अगर बहुत बढ़ जाती है और हमें यहाँ पे मैच करनी पड़ती है, उस हवाले से हमें उस को देख के आगे प्राइस करना पड़ता है, तो आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डबल डिजिट में चली गई है। अगर नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कि ये कर्जा बढ़ रहा है और ये डेफिसिट बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट। एक एंगल हमें लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कभी कभार ये चीज़ें होती हैं और अभी डबल प्राइस, अगर आप माजी में चले जाएं, मैं तो माजी की गवर्नमेंट का भी हिस्सा था, उस टाइम जो पेट्रोलियम की प्राइस और अभी की पेट्रोलियम की प्राइस डबल चली गई है। जब डबल चली जाएगी और इतनी लाजमी है, जो गरीब तबका है उसकी इतनी इनकम तो नहीं बढ़ी है, जब उसकी इनकम इतनी नहीं बढ़ी है तो हम उनके ऊपर भी इतना वज़न नहीं डाल सकते हैं। वज़न डालते हैं तो इस वजह से, वज़न ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं डालते, वज़न डालते हैं मगर थोड़ा बहुत जो ख्याल करते हैं उसमें लाजमी है वो डेफिसिट होनेदारों उन चीज़ों के ऊपर जो है वो भी बढ़ता है। तो आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। मैं समझता हूँ ये इंटरनेशनली सारे इश्यूज हैं, हमें अपने रिसोर्स को देखना चाहिए, अपने रिजर्व को देखना चाहिए कि हमारे पास कहाँ मजबूरियां हैं, आपके ख्याल में करना चाहिए, हमें अपनी एग्रीकल्चर को देखना चाहिए, तो वही ज्यादा बेहतर है। इन मजबूरियों का आज इजहार हमाद अज़हर साहब ने भी किया है। मैं आपको सुनवाता हूँ, उन्होंने कि महंगे सौदों को वजह करार दिया है इसकी। फिर डॉक्टर अफनान साहब से पूछते हैं, सुन लीजिए पहले क्या कहा आज हमाद अज़हर साहब ने। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। और हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज किया है वो ₹1.39 का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं।
ये बेसिकली नेपरा 3.5 रुपए के करीब बढ़ाना चाहता था मार्च में, लेकिन हमने उस वक्त 1 रुपया 95 पैसे बढ़ाया और अब हम 1 रुपया 39 पैसे बढ़ा रहे हैं। अच्छा सेनेटर अफनान साहब, एक चीज़ तो समझ आती है, वो कह रहे हैं कि जिस कीमत पे हम ख़रीदते हैं या जितने में हमें कॉस्ट करती है बिजली और जो हम देते हैं उसमें 1.5-2 रुपए का फ़र्क है। अगर वो फ़र्क निकाल देंगे तो ज़्यादा कीमत बढ़ानी पड़ेगी, फिर अपोजिशन भी शोर मचाएगी, लोग भी कहेंगे कि जी आपने इतनी बिजली महंगी कर दी। और अगर आप ये फ़र्क नहीं निकालेंगे, बरकरार रखेंगे, तो गर्दिशी कर्जा बढ़ता जाएगा। तो मजबूरी तो है हुकूमत की, आप भी शायद ऐसे ही मैनेज करते अगर होते तो। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये बात कहना बड़ा आसान है कि जी जो है वो सर्कुलर डेट है जिसकी वजह से जो है वो हम कीमत बढ़ा रहे हैं। सर्कुलर डेट हमारे दौर में भी था, हमारे दौर में बिजली भी थी, गैस भी थी, सब कुछ था और हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। अभी बात ये है, जो एक्चुअल बात ये जब इन्होंने की है हमाद अजहर साहब ने, ये बेसिकली आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि जी हम पिछले महंगे सौदे, गैस के कौन से सौदे करके गए हैं हम जो हम महंगे कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा सौदे, बिजली का तो समझ में आता है जितने आपने सौदे कर लिए। मैं वो तो खैर देखें, मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, क्या कहते हैं कि हमाद अजहर साहब 5 मिनिस्ट्रियाँ तब्दील हो चुकी हैं और वो अल्लाह के फजल से इस काबिल नहीं है कि वो किसी एक मिनिस्ट्री को भी चला सकें। तो जब आपने ऐसे लोगों को भर्ती किया हुआ है जिनको काम करना नहीं आता, जो सारे दिन उनके पास हर चीज़ के मसले का, उनसे कोई मसला आप पूछें वो कहेंगे पिछली हुकूमत, तो यार फिर अब चौथे साल में आके अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप घर जाएं। ये आवाम को बेवकूफ़ मजीद मत बनाएं। अपनी नाअहली, अपनी चोरी को छुपाने के लिए आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी इन बातों में भी आए। मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूँ कि इन्होंने बिजली की कीमत इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि पिछले महंगे सौदे थे, इसलिए बढ़ाई है क्योंकि रुपये डिवैल्यू हुआ है। इन्होंने तमाम अपने एग्रीमेंट, तमाम हमारे एग्रीमेंट डॉलर्स के अंदर होते हैं। जब भी रुपया डिवैल्यू होता है इनको रिवाइज करनी पड़ती है प्राइसिंग, क्योंकि वरना फिर सर्कुलर डेट और बढ़ेगा। तो इसका और क्या वजह है कि रुपया डिवैल्यू हुआ? क्योंकि 27 बिलियन डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। अगर आप इकोनॉमी को बेहतर तरीके से मैनेज करते तो आप उसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल करके रुपए को स्टेबल रखते। आपने नहीं रखा उसको स्टेबल। अब वो डिवैल्यू होता जा रहा है और अब आप ये देखते रहेंगे कि सर्कुलर डेट भी बढ़ता जाएगा, महंगाई भी बढ़ती जाएगी और लोगों की इनकम वहीं की वहीं है। और ये कंप्लीट जो है ये इनकॉम्पिटेंस है इस हुकूमत की, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि मेरे भाई हैं ऑनरेबल डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो डबल हो गई है। तो देखें, जो मई 2018 की जो कीमत है ना ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल, वो तकरीबन $70 पर बैरल थी। इस वक्त जो है वो जो कीमत है वो $85 पर बैरल है आज की, जो मैंने चेक की है। ठीक है, इसका इसका मतलब ये हुआ कि, और हमने जब कीमत छोड़ी थी 70 रुपए लीटर पेट्रोल, 70 से 75 रुपए लीटर हमने छोड़ा था मई 2018 में। आज वो 127 या 127 के ऊपर आ चुका है। अगर आप हमारे वाले के हिसाब से लें तो 10-15% आप कीमत बढ़ा दें, क्योंकि थोड़ा सा तेल महंगा है, 70 की जगह 85 का है, तो 80 का हो जाता, 85 का हो जाता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये फिर मैं दोबारा कहूंगा कि ये मसला पुअर मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी है, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको काम करना ही नहीं आता, और साथ रैम्पेंट करप्शन है, रैम्पेंट करप्शन। आप यकीन करें 117वें नंबर पे हम छोड़ के गए थे जी, और 123वें नंबर पे ये पहुंचा चुके हैं करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान को। सही है, तो ये है सारा का सारा। चले अब ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गए ना महेश कुमार साहब, कि गैस का बहरान पैदा होने का खतरा है। आपने ऑर्डर्स किए हैं इंटरनेशनल मार्केट में और आपने बोलियां तलब की हैं, लेकिन और 11 अक्टूबर तक आपने कहा था बोलियां दें, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड को कोई भी बोली मौसूल नहीं हुई है। अगर यही सूरत हाल रही और फौरी तौर पर इस पर एक्शन ना हुआ तो जनवरी और दिसंबर और जनवरी कैसे गुजरेगा? देखिए असद, मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर गैस का जो क्राइसिस है वो आपका 4-5 साल में इतना बढ़ जाएगा कि आपको गैस नहीं मिलेगी। अच्छा, अब से आज से न्यू कनेक्शन तो लगना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कोई न्यू कनेक्शन जो है वो नहीं लग सकेगा। बहुत ही ज्यादा मतलब लाइनें बड़ी, जो महले हैं जहाँ पे पहले लाइनें पड़ी हैं, और अगर आप LNG को लेंगे 85 बुनियादों पर जो लाइनें बिछाई जाती थी वो नई लाइनें नहीं बिछाई जाएंगी, या जहां जिन इलाकों में लाइनें हैं वहां पर भी नए मीटर नहीं लगेंगे? कहां से
नहीं, जहां पे लाइनें हैं वहां पे नए मीटर लगेंगे, नई लाइनें नहीं बिछाई जाएंगी। जैसे आप मुझे बताएं, बदीन में, जैसे मेरे पास, मेरे इलाके में बदीन में वहां पे गैस है, मगर वहां पे थरपारकर में मेरे पास नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि थरपारकर में लगे, मगर मुझे हालात का पता है कि थरपारकर में नहीं लग सकती। मीरपुर खास में गैस है, उमरकोट में नहीं लग सकती, क्योंकि वहां पे अगर पहुंचाने के लिए जाते हैं तो जो जहां पे लाइनें पहले हैं वहां पे भी गैस की जो कैपेसिटी को पूरा करना, और जो प्रोडक्शन है और जो इंपोर्ट है, आपका इतना डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर उसका रेट आप सुनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा आपको पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप अपने चूल्हे हैं, आप अपनी चीजें जो है वो ज्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर चले जाएं। ये सिर्फ यहां पे नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये पहले सीएनजी के ऊपर दुनिया के अंदर गाड़ियां चली, हमारे पास भी सीएनजी के अंदर चली, अभी सीएनजी सिस्टम बंद हो रहा है। सीएनजी सिस्टम बंद करके अभी सारी गाड़ियां जो है वो जा रही हैं हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है वो जा रही हैं ईवी सिस्टम के ऊपर जा रही है। ये पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जा रही है। हमें सबसे ज्यादा जो है रही है वो पावर प्लांट के ऊपर। ये गरीब आदमी के लिए अफोर्डेबल रहेगा कि वो अपने चूल्हे भी बिजली पे चलाए? वो बिजली ज्यादा सस्ती पड़ेगी। मैंने तो एक और प्रपोजल दिया, मैंने एक और प्रपोजल दिया कि बिजली को आप अभी जैसे सर्दी आ रही है, बिजली को और रेट आप कम करें कि लोग ऑटोमेटिक जो है वो बिजली को यूज करें। जो जितनी बिजली ज्यादा यूज करेगा उतना उसका जो है वो बिल कम आएगा। माजी में ये होता था कि बिजली और कम से मुराद ये कि पहले कम हुई है तो और कम करें, ये तो 1 रुपए से बढ़ रही है। देखें, अभी जो बढ़ रही है, आप नॉर्मली जो लाइन लॉसेस हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, मगर जो हैवी यूजर हैं, उन हैवी यूजर के लिए मैंने सजेस्ट किया है कि बिजली के ऊपर सारे लोग गैस को छोड़ के बिजली के ऊपर कन्वर्ट हो जाएं। और बिजली के ऊपर जाने के लिए आप जिनका बिजली का बिल ज्यादा आए आप उसको कंसेशन दो, क्योंकि बिजली हमारे पास फिर भी मौजूद है, हमारे पास गैस मौजूद नहीं है। और गैस के जो गैस का मसला मगर क्या है डॉक्टर साहब? ये आप कह रहे हैं कि 5 साल में बहरान बढ़ जाएगा। ये 5 साल तो छोड़िए, ये अभी शायद जनवरी दिसंबर में ही हमें नजर आना शुरू हो जाए। ये गैस इंटरनेशनल मार्केट में जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बोलियां तलब कर रहे हैं, क्यों नहीं मिली पाकिस्तान को? इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर वहां पे ज्यादातर हम जाते हैं कि ज्यादा जो है वो गैस महंगी मिलती है, हमें अपनी बजट के ऊपर देखना पड़ेगा, हमें उसके जो है वो रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। हमें एक इशू के ऊपर जहां पे हम गैस की लोकल प्राइस, अभी आपने बिजली की बात कर दी कि 1 रुपये 39 पैसे बढ़ाया, भाई वो इस वजह से बढ़ाया कि अगर नॉर्मली जिन इलाकों के अंदर रिकवरी वो नहीं आती है, जिन इलाकों के अंदर वो जो लाइन लॉसेज है उनको हम कवर नहीं कर सकते हैं, कैसे कवर करेंगे? मगर हम इंडस्ट्रीज को आगे चल के सर्दी में और जो है वो फायदा देंगे। मगर गैस के अंदर अगर हम इंपोर्ट और महंगी करते हैं और इसकी गैस की कंजम्पशन को पूरा करने के लिए क्या यहां पे इस वक्त अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो असद साहब पहले आपका प्रोग्राम ही ये होता कि जो है वो सही गैस की प्राइस इतनी बड़ी बढ़ा दी। मैं समझता हूं हमें एक्चुअल पोजीशन हकीकत पसंद होना पड़ेगा कि हकीकत में हमारे पास रिजर्व किस चीज का कितना है, प्रोडक्शन हमारी कितनी है, कंजम्पशन हमारी कितनी है, इंपोर्ट प्राइस हमारी कितनी है, सबको मिला के हम क्या जो है वो अर्न करते हैं और क्या हम एक्सपेंड करते हैं, उस बेस के ऊपर हमें सारी फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि डी वैल्यू जो हुआ है, डी वैल्यू की वजह से भी इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, मगर डी वैल्यू का कसूर अगर इस गवर्नमेंट को दिया जाए ये बढ़ी है। इस गवर्नमेंट के टाइम पे ये जो 1 रुपया 39 पैसे बढ़ी है, ये डॉलर की रुपये को डी वैल्यू करने की वजह से नहीं बढ़ी, जैसे कि अभी अफनान साहब कह रहे हैं? देखें, मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से आप इस वक्त आपको पता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो रिवाइव हो रहा है, आईएमएफ की अपनी एक शर्तें हैं कि भाई आप जैसे मैं अगर आपको पैसे का कर्जा चाहिए, अगर आप मुझसे कर्जा लोगे तो मैं आपकी फिजिबिलिटी जरूर चेक करूंगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेंस कितना है, आप मुझे रीपे कैसे करेंगे। तो शहबाज शरीफ तो जब ये चीजें चेक होती है तो उसके अंदर आपको खुश करने में लगे हैं। देखिए, खुश करने में नहीं, आईएमएफ कोई हमसे जबरदस्ती नहीं करता है, मगर वो आईएमएफ की कंडीशन हमें वर्ल्ड बैंक को भी मुंह देना है, हमें एशियन बैंक को भी मुंह देना है। ये बात करना, ये सिर्फ ये बात नहीं है, बात शहबाज शरीफ साहब भी समझदार हैं। आईएमएफ प्रोग्राम आज का नहीं है, आशा गोश पाशा को आप बैठाएं कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं।
अगर वो तो कल नहीं कहेंगे आप सही जा रहे अगर हैं। IMF कहती है कि भाई आप अपनी बजट को रखें, तो मैं समझता हूं वो हमारे बेनिफिट में चीजें हैं। ठीक है, चलिए अफनान तो साहब इसमें हमें क्या अपनी कहते हैं, benefit के एक लिए छोटा सा ब्रेक उन लेते हैं चीजों- जी। कुछ ब्रेक के चीजों बाद को वापस मानना आते हैं कि आप अफनान साहब आपके इन तमाम तफसीली आर्गुमेंट्स के बाद क्या कहते हैं। बाकी मेहमानों के साथ भी रब्ता करते हैं जी। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुशामद कहते हैं सेंटर अफनान साहब। अब ये तो अभी डॉक्टर रमेश कुमार ने साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि भाई गैस का बहरान तो आना है, ये एक हकीकत है, इसको हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लें और आवाम बिजली के चूल्हे खरीदें। तो और उन्होंने कहा कि ये भाई एक आलमी मसला है, ये आ रहा है, इसको अब आप मिसमैनेजमेंट करार दे रहे हैं। ये मिसमैनेजमेंट है या हकीकत है? देखिए मेरे नज़दीक इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मिसमैनेजमेंट का एलिमेंट है। ये जो पावर मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम डिवीज़न उनका, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और ये जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट की वो, और इनकी जो डायरेक्शन, वो सारा कुछ उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक बात जो डॉक्टर रमेश साहब ने अच्छी कही है, वो मैं उसको ज़रूर क्या कहते हैं सेकंड करूँगा, और वो ये है कि क्योंकि हमारे पास जो इंस्टॉल्ड बिजली की कैपेसिटी है वो तकरीबन कोई 34,000 मेगावाट है, और सर्दियों में हमारी जो रिक्वायरमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 11,000-12,000 मेगावाट पे आ जाती है। तो अगर हम सर्दियों में बिजली की कीमत कम कर देंगे तो बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, और हमने तो ऑलरेडी जो हमारी हमने पेमेंट्स करनी है वो उसके तो करनी है, क्योंकि वो तो हाँ, तो वो उससे होगा ये बेसिकली कि हमारे मुल्क के लोग बिजली के चूल्हे और बिजली के हीटर ले लें, और अगर ये हुकूमत इसको वाकई इस प्रपोजल को आगे लेके जाती है, ये बहुत अच्छा प्रपोजल है मेरे नज़दीक, और तो बिजली की कीमत आप कम कर दें, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो आपकी एक तरह से गैस की भी सेविंग हो जाएगी, और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आप उसको भी आप यूज़ कर लेंगे। जहाँ तक बात रहेगी ये जो रुपी डिवैल्यूएशन की है, देखें जो रुपी की डिवैल्यूएशन है उसका ताल्लुक स्टेट बैंक की मैनेजमेंट से है और गवर्नमेंट की डायरेक्शन से है। अगर आपके पास $27 बिलियन पड़े हुए हैं और उसके बावजूद आप रुपए को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो डायरेक्शन दी गई है कि आप रुपए को स्लाइड होने दें, या फिर मतलब कि इनकॉम्पिटेंसी है, या कोई और चीज़ होगी। मैं तो इन्हीं दो तीन बातों के अलावा और क्या हो सकता है। ये नहीं है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है रुपये को कंट्रोल करने के लिए, ये है कि ये कंट्रोल कर नहीं रहे। अब इसकी क्या वजूहत है, इसका जवाब जो है वो तो हुकूमत ही दे सकती है। मेरी वैसे समझ से बाहर है कि 22 रुपए की डिवैल्यूएशन 1 से सवा महीने के अंदर कर देना, आप यकीन करें जो इम्पोर्टर हो गया वो तो मर गया होगा, जिसने 150-55 पे ऑर्डर बुक किए होंगे तबाह बर्बाद हो गए होंगे इस वक्त। जी सही है। और ये साहब ये इसके सियासी साथ क्या देखते हैं? पेट्रोल महंगा हो रहा है, हुकूमत कहती है मजबूरी है, बिजली महंगी करनी पड़ रही है, मजबूरी है, पिछली हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा सौदे किए हुए हैं, महंगे सौदे किए हुए हैं, मजबूरी है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा। दूसरी तरफ गैस की शॉर्टेज हो रही है, हमने बोलियां तलब की हैं दिसंबर और जनवरी के लिए, वो उस पर रिस्पांस नहीं मिला, तो अब लगता है कि दिसंबर और जनवरी में गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। इसका एक इम्पैक्ट आएगा पॉलिटिकली हुकूमत के ऊपर। जाहिर है हुकूमत गैर मकबूल होती है इस तरह की चीज़ों से। क्या देखते हैं आप, कैसे मैनेज कर पाएगी गवर्नमेंट? बुनियादी तौर पर जहाँ तक तो गैस का ताल्लुक है, ये तो टोटली इनकॉम्पिटेंस है हुकूमत की, और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेटिक उसकी। होता यह है कि नॉर्मली किया जाता है कि एक तो होता है लॉन्ग टर्म आप सौदा करते हैं और उस सौदे को आप साथ लेके चलते हैं, ताकि आपको पता होता है कि गैस की आपकी जरूरियात क्या है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये होता यह है कि वो कहते हैं कि नहीं ये देखें दोपहर सर्दियों में हम ज्यादा खरीद देंगे, हम तो टेंडर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसका मतलब ये होता है कि आप वक्ती तौर पे कमीशन कमाना चाहते हैं। अब ऐसे मामले के अंदर इन्होंने जब सौदा खरीदने की कोशिश की तो गैस की कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं, कोई बढ़ जाते हैं, कोई नीचे हो जाती हैं, और दुनिया पूरी के अंदर लोग करते हैं 2-3 महीने पहले प्लानिंग करके अपनी जरूरियात के लिए गैस बुक कर ले होते हैं। ये मसला हुआ, और ये इमरान खान साहब को जाहिर बात है कि मुतारा होगा किसी ब्यूरोक्रेट ने कि नहीं ये साल के लिए गैस का सौदा करने की क्या जरूरत है, वक्त आएगा तो खरीद लेंगे, मार्केट में दुनिया में गैस इतनी बड़ी ज्यादा है। अब वो उनको गैस मिल नहीं रही, अब जब गैस मिल नहीं रही तो फिर उल्टे सीधे बहाने करते हैं कि जी आप अभी मैं सुन रहा था कि जी बिजली में कन्वर्ट कर देंगे, 7 रुपये कम कर दे। अब मुझे बताइए, जिसने गैस का गीजर लगाया हुआ है उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो जाके आपके लिए बिजली के गीजर खरीदता फिरेगा, वो जाके लिए आपके बिजली के चूल्हे खरीदता पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजों को कन्वर्ट करता पड़ेगा, और फिर कल के दिन आप टैरिफ जो है उसमें 7 रुपये कम कर दें तो क्या करेगा, वो कहाँ का रह जाएगा।
तो ये तो ऐसी इल प्लानिंग है इस सारे मामले के अंदर। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे लोगों ने सीएनजी सिलेंडर गाड़ियों में धड़ाधड़ लगवाए और पता लगा कि सीएनजी अब मिलना बंद हो गई। तो उसकी बेसिक वजह यही थी ना कि आपके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, उसने वो चंद लाख रुपए या चंद करोड़ रुपए पकड़ता था और 4-5 पंपों के लाइसेंस दे देता था। इतनी रिश्वत चली, इतनी सियासी रिश्वत चली, आपने दे दिया। उन्होंने कहा जी क्या बात है, हम तो मुल्क जो है बहुत ग्रीन हो जाएगा और मुल्क जो है वो ग्रीन हो जाएगा सीएनजी के पंप। प्लानिंग की कमी है। और मैंने पहले दिन इमरान खान साहब को जब वायदे भी बोला था कि आपको एक सेक्शन अफसर जो है वो आपको गुमराह कर सकता है और पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है इसी बात पे लगी होती है। आप देखें ना, आप 30 साल आपने करप्शन करते करते अब लेवल आपका ये आ गया हुआ है कि आपने पाकिस्तान के 2 बुनियादी एलिमेंट्स हैं जो करप्शन करते हैं। एक ब्यूरोक्रेट करता है और एक वो ताजर करता है जो ब्यूरोक्रेसी को अफोर्ड कर सकता है, जो पैसे दे सकता है। पॉलिटिशियन तो मर जाता है, उसको फाइल पढ़ने नहीं आती। आपने दोनों को नैब से निकाल दिया, अब दोनों फारग हो गए, दोनों ऐश कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसको जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो को आखिरी दौर में ब्यूरोक्रेट ने उंगलियों पर नचाया था, जिस तरह इमरान खान को उंगलियों पर नचा रहे हैं। और यही वो चल रहा है। ये जो भी रिसेंट क्राइसिस हुआ है कि जिसके अंदर ये सारी फाइल मूव हुई है ISI वाला, और टोटली ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस है, उसको शीशे में उतारा गया है। तुम्हारी ये है, तुम्हारी सही है। ये जो महंगाई वाला मामला है, एक गवर्नमेंट कहती है कि जिन चीज़ों की कीमत महंगी हो रही है, मतलब दालें महंगी हुई हैं या दीगर ज़राई अजनास महंगी हुई हैं, वो बाहर से आती हैं। पिछली हुकूमत ने 30 साल में ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी। हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से दालें मंगवानी पड़ते हैं, तो दालें तो महंगी होंगी। इसी तरह से कुकिंग ऑयल का जितना रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, तो वो बाहर से महंगा हुआ है तो महंगा तो होगा। पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है तो यहाँ पर असर तो आएगा। तो इस आर्गूमेंट को भी आप मिसमैनेजमेंट के खाते में डालते हैं अफनान साहब? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी जो है वो लास्ट ईयर हुकूमत के मुताबिक बम्पर क्रॉप आई है वीट की जी। और हम अपनी जो चीनी है वो भी हम क्या कहते हैं अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। जो मेन आप प्रॉब्लम इस वक्त देख रहे हैं, आटा, चीनी और जो चीज़ें लोकली प्रोड्यूस होती हैं उनकी महंगाई का वो ताल्लुक प्राइमरीली करप्शन से है और वो उन माफियाज के है जो इमरान खान साहब जिनको वो चलाते हैं, इमरान हो। और उसकी मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा एक्शन था जो गवर्नमेंट ने किया था जिसकी वजह से सारा मसला हुआ। और वो था कि जब इन्होंने हमने ऑलरेडी जो कहते हैं ना 30 साल क्या किया, 35 साल हालांकि इतनी हुकूमत नून ने तो नहीं की, लेकिन हम लोग 5-5, 6-6 लाख टन स्टोरेज छोड़ के गए थे गंदम की और चीनी की भी काफ़ी सारी छोड़ के गए थे। इन्होंने आगे पहले वो सारी एक्सपोर्ट कर दी। जब वो एक्सपोर्ट हो गई सारी तो ज़ाहिर है फिर मुल्क में जब नहीं थी तो डिमांड आई तो वो महंगी हो गई और उसके बाद महंगी इंपोर्ट कर ली। तो ये भी क्या पिछले 35 साल वालों ने इनको कहा था ये अहमकाना हरकतें करने के लिए? ये अपनी गलतियां खुद करते हैं। ये पिछले 35 साल 30 साल उनको ना कुछ भी गए। आप बताएं आपने पिछले 4 साल में क्या किया है इधर और पिछले 8-9 साल में KPK में क्या किया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हर चीज को पिछले पे डालना, हर चीज को पिछले पे डालना, ये बहुत बहुत ज्यादती है। फिर मैं नैब के ऊपर थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा। नैब की भी बात हुई जी, मैं नैब पर आ जाता हूं सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं नैब ही पर आ रहा हूं। इसके बाद अगर इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक आर्गूमेंट ले लूं डॉक्टर रमेश कुमार साहब से, फिर आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर साहब ये बता दें अब कि ये आप जानते हैं ना कि महंगाई के बढ़ने, लोगों की ज़राए आमदन में इजाफा ना होने और हुकूमत के गैर मकबूल होने का, तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। हुकूमत को इस बात का एहसास है? देखिए, मैं समझता हूं एहसास है। और जहां तक कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी का इशू बिल्कुल है, मगर आज इस हुकूमत में नहीं। मैं 2002 से मुख्तलिफ हुकूमतों में रहा हूं। 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आती है वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की थ्योरी को अपनाती नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू आते हैं। हम एक जरखेज मुल्क हैं जहां पे जो है वो लोग ज्यादा मेहनती हैं। यही पाकिस्तान लोग जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क को ठीक कर देते हैं। यही पाकिस्तान के लोग PIA के एमिरेट्स एयरलाइन को नंबर 1 की एयरलाइन बना देते हैं। यही पाकिस्तान के लोग जो दुबई में, मलेशिया में, हर जगह पे जाके टैक्सी का व्यापार करके और पूरे ट्रैफिक निज़ाम को जो है वो बेहतरी में मेहनत करके हमारी रेमिटेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, सऊदी में बढ़ा सकते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर नहीं हम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर कर सके, नहीं हम कोई ड्राइविंग का निज़ाम बेहतर कर सकते, नहीं हम कोई एग्रीकल्चर का निज़ाम बेहतर कर सके। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को बूस्ट करने पे आए, आज मुझे बताएं कि काला शाह काकू जैसा रिसर्च सेंटर, आप सिर्फ इस हुकूमत की गलती नहीं समझे, जो भी हुकूमत आई है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि
मैंने 99 से लेके आज तक जिस तरीके से सियासत की है, परवेज मुशर्रफ साहब का जो 99 से 2002 तक का दौर था, उसके बाद जितना भी दौर गुजरा है वो सिर्फ और सिर्फ नाम सिर्फ बलोचिस्तान का है कि अयाशी वहां पे होती है, मगर मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का जो तरीक़ेकार है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं, लोगों को नवाजना, लोगों के ऊपर रहना, अपनों को अपने मतलब लोगों को जो कहना कि हाँ आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो खराबियां हैं, लेकिन अवाम शायद इतनी फलसफियाना गुफ्तगू नहीं समझती। अवाम को ये स्टोरी समझ आती है जो मेरे हाथ में है, अवाम को ये स्टोरी समझ आती है कि इन मुश्किलात के बावजूद आप कह रहे हैं यहाँ पे हमें एहसास है, लेकिन 40 गाड़ियां खरीद रहे हैं पंजाब में काबीना के लिए 18 करोड़ रुपए से, एक एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं 8 अरब रुपए का। वज़ीर आला के सुन लेना सर, कुमार साहब सुन लेना, ये 18 करोड़ रुपए से 40 गाड़ियां 2018 की गाड़ियां उनके पास पहले से मौजूद हैं। 2018 यानी अभी 3 साल हुए इन गाड़ियों को, पहले भी हुकूमतें 5 साल गाड़ियों के साथ चलाती थी, लेकिन मिड ऑफ द टर्म जाके वज़रा को लगता है कि नहीं गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, 1800 सीसी की गाड़ी चाहिए और 40 गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही हैं। वज़ीर आला को भी एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए 9 से 12 करोड़ रुपए की, एक नया एयरक्राफ्ट चाहिए। आप कह रहे हैं ऑस्टेरिटी मुहिम चलाई थी, एक भैंसें बेची थी, आप कह रहे हैं आपको मुश्किलात का एहसास है, और दूसरी तरफ आप ये खरीद रहे हैं गाड़ियां। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, जब पुरानी गाड़ियां बिक रही थी उस वक्त भी मैंने ये इस चीज के ऊपर बात की थी कि अगर पुरानी गाड़ियां हम बेचेंगे और इन गाड़ियों की रिप्लेसमेंट जो है वो हमें इससे कमजोर गाड़ियां हमें इस पैसों में नहीं मिलेगी, इस वजह से आप उनको बेचे नहीं, उनको यूटिलाइज करें। और आज अगर 2018 की जगह पे गाड़ियों को एक्सपायर करके उसको डिस्कार्ड करके और आप अगर 2021 के मॉडल के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल ये गलत है। अगर ये चीजें हो रही है इस किस्म के माहौल में, की माइलेज की भी पूरी नहीं की, जो कि एक बैरियर लगाया गया है कानून में। नहीं बिल्कुल, देखें मैं असद, आप मुझे पुराने जानते हैं, मैं कभी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता। सही बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने 99 से 2002 तक का 3 साल का दौर देखा था पाकिस्तान के अंदर गोल्डन। 2002 से लेके आज तक मैं खुद हर हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, मगर मैं हर हुकूमत के अंदर ये बात करता हूं कि इस चीज को जो है आप सिर्फ नहीं, कौल और फेल में फर्क नहीं होना चाहिए, वो चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अफनान मेरा मुशाहिद साहब से मैं उठता बैठता था, हमारा भाई था मुशाहिद साहब, ये हमारा भतीजा हुआ, और मैं हमेशा जो है ये कहता हूं कि उस वक्त भी मैं कहता था, मियाँ साहब के टाइम पे फवाद भी अपने आप को बादशाह समझता था, वो भी उस टाइम पे भी ये सारी पॉलिसियां होती थी, उस टाइम पे भी ये सारी पॉलिसियां, अगर आप पीछे गिलानी साहब का टाइम लगा चला जाए तो उस टाइम पे भी ये पॉलिसी थी, जफरुल्लाह जमाली शौकत अजीज का टाइम था, ऐलान भी नहीं किया था ना, सादगी और ऑस्टेरिटी का ऐलान तो आपने किया ना कि हम आवाम के पैसे बचाएंगे और आदाद-ओ-शुमार पेश करते हैं। ये 2018 की गाड़ियों को क्या होता है कि चेंज करनी पड़ती हैं? 2000 गाड़ी की असद जो 3 लाख भी ना चली हो। असद जी, असद भाई जी, असद भाई, बात यह है कि उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया मेयर जो लेने थे, असर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की वीएन जरूर है, मगर वही ब्लैकमेलिंग, वही सारी चीजें जो है वो पॉलिटिक्स में जो माजी की चलती आ रही है, तो उनके जो असरात, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन वीटो पावर इस्तेमाल करनी चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर को आके कि भाई क्या हो गया, 2018 की गाड़ियों को क्या हुआ, क्यों डिस्कार्ड कर रहे हो उनको, टायर चेंज कराओ, दोबारा चलाओ, हालांकि मेंटेनेंस होती रही है उनकी। खैर आगे बढ़ते हैं, ये आपने तो इस पर एक बिल्कुल सही और उसूली मौक़िफ़ लिया कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे अफनान साहब ये बताइए कि ये अब नैब वाले इशू पर मैं आता हूँ, लेकिन ये फैसलाबाद में जलसा होने जा रहा है, मरियम साहबा जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं जा रहे, जहाँ शहबाज शरीफ जाता है वहाँ मरियम नहीं जाती, और फिर एक मुलाकात हुई अमरीकी नाज़िमुल उमूर के साथ, एक ही शहर में रहते हुए अलग अलग वो मुलाकातें कर रहे हैं। ये क्या इसके पीछे ये तासुर जो मिल रहा है कि जी इकट्ठे नहीं चल सकते, एक जलसे में इकट्ठे खिताब नहीं कर सकते, एक मीटिंग में इकट्ठे नहीं बैठ सकते? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले ही सरगोदा का कन्वेंशन, आपने मेरा ख्याल सरगोदा ही था, जहाँ पे हमजा और मरियम जो है वो एक ही जगह के ऊपर थे, सारे पाकिस्तान ने देखा। बात यह है कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और उसके अंदर हर बंदे के अपनी जो है वो एक ड्यूटी है, एक डेजिग्नेशन है, और वो उसके हिसाब से काम करता है, और इसी तरह ये लोग भी काम कर रहे हैं। और हम सबके लीडर जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कन्वेंशन हुई जहाँ पे जब मियाँ साहब पाकिस्तान में भी थे तब मरियम गई, मियाँ साहब नहीं थे,
इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई डिफरेंस है। हर किसी ने अपनी अपनी जो है वो गेम अपना अपना जो है वो काम करना है और वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें अफनान साहब, ये आप जानते हैं ना कि पिछले दिनों शायद आपके इल्म में ज़रूर खबर ही आई होगी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के घर पर एक इजलास हुआ। उसमें आपकी पार्टी के कोई 8 के करीब सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की और परवेज़ रशीद साहब के अलावा बाकी सबका ख्याल था कि इस बयानिए के साथ नहीं चला जा सकता जिस बयानिए के साथ मरियम चल रही हैं, बड़ा मसला हो जाएगा। और पार्टी ने फैसला किया कि कंसर्न्स जो हैं, यानी उन सीनियर लीडरशिप ने, ये मियाँ साहब तक, बड़े मियाँ साहब तक पहुँचाए जाएंगे। तो ये पार्टी के अंदर एक प्रॉब्लम तो है ना जी। देखिए, मैंने ये वाली बात की कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ सोच भी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पार्टी की जो भी कोई भी मामलात हैं उन पे फाइनल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है और वो डिसाइड करते हैं कि पार्टी का बयानिया क्या होगा। और पार्टी का बयानिया जो है वो वोट को इज़्ज़त दो है। अब ठीक है, मीटिंग हुई होगी, मुझे यकीन है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों की अपनी रिजर्वेशंस भी हों और उन्होंने वो रिजर्वेशंस मुझे यकीन है मियाँ साहब तक पहुँचाई भी होंगी। लेकिन जब तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो बयानिया को तब्दील नहीं करेंगे, बयानिया यही रहेगा और वो बयानिया वोट को इज़्ज़त दो है। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमने 74 साल बैक एंड फोर्थ किया है, 74 साल हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जिसकी वजह से आज आप देखें कि हालात कहाँ पे आ गए हैं कि जिस बंदे को लगाया था उस बंदे से मुल्क नहीं चल रहा और घसीट रहे हैं, पूरा मुल्क जलील हो रहा है, महंगाई हो रही है, हर तरफ तबाह बर्बादी है और फिर भी वो उसी को घसीटे जा रहे हैं। तो फिर मियाँ साहब का जो विज़न है वो बिल्कुल ठीक है मेरे नज़दीक, और वो यही है कि इस मुल्क में आवाम की हक़ हुक्मरानी को मानना पड़ेगा और अवामी नुमाइंदों की हक़ हुक्मरानी को मानना पड़ेगा। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ना दुनिया में कहीं चलते हैं, ना पाकिस्तान में चल सकते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये आपकी पार्टी के लोग बड़े शोर मचाते हैं कि जी ये 2 नहीं 3 ग्रुप हो गए, ये नून लीग तकसीम हो गई, 2 की बजाय 3 बन गए और फिर ये कि पार्टी टूट रही है, 2 बयानिए हैं, इनको आपस में समझ नहीं आ रही। इस तरह के रोज़ हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और तकरीरों में बात सुनते हैं। क्या है इस वक्त पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग PMLN के अंदर की इन कॉन्फ्लिक्ट्स या चहमगोइयों को लेकर? देखिए, मेरी सोच और है असद, मैं हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता हूँ। मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, अगर और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर डेमोक्रेसी हो, और चंद लोग होते हैं जो अपनी खुशामद नहीं करते और खुल के बात करते हैं। मैं जब PMLN में था तो भी 2-3 लोग बोलते थे, उसमें पहला मैं होता था। अगर PTI में है तो 2-3 लोग बोलते हैं तो उसमें पहला मैं होता हूँ। सही, मतलब जब भी, और लोग जो है वो खुल के बात भी अपनी लीडरशिप को बात नहीं बताते हैं कि भाई क्या इशू है, पब्लिक सेंटीमेंट क्या है, पब्लिक पल्स क्या है। और यही वजह है कि लोग लीडर को ये पता नहीं चलता है हर चीज़ अच्छी की जब ये खुशबू बताई जाती है। तो बात यहाँ पे जो PMLN को जो नुकसान हुआ, चंद लोग ऐसे थे जो मरियम नवाज की ग्रुप में थे, चंद लोग ऐसे थे जो अपना शहबाज साहब के ग्रुप में थे। मैं खुद उस वक्त, आपको पता है कि मरियम नवाज के पास जाता था, बैठता था, मैं शहबाज शरीफ से आपके भी था। मैं उस वक्त कहता था कि मैडम आपके साथ ये जो मीडिया के ये जो 3-4 लोग आपने रखे हैं ना, आपको और किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आज भी मैं बोलता हूं कि ये 3-4 लोग जिस किस्म की बातें करते हैं, खान साहब को भी कहता हूं कि आपको दुश्मन की बात यह है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के लोग चाहिए जो लोगों की पल्स को समझे। ये आप खान साहब को किन लोगों का नाम लेकर कहते हैं 3-4 लोग? मैं हर एक के टाइम पे जो मुझे जहन में सच लगता है, सही लगता है, जो सही मशवरे दे, उसको कम से कम आगे होना चाहिए और लीडरशिप को उन चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। जब तक आप प्रॉब्लम को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके रिड्रेसल के लिए नहीं जाएंगे। ये प्रॉब्लम माजी में भी था, ये प्रॉब्लम बीच में भी था, ये प्रॉब्लम आज भी है। मैं आपको कहता हूं कि मैंने 99 से लेके आज तक जो मेरी पॉलिटिकल लाइफ है, जो मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूं, मैंने ये चीज ज्यादातर ये मुशर्रफ में पॉजिटिव देखी थी, मुशर्रफ में पॉजिटिव देखी थी। मगर उसके बाद जो मुशर्रफ ने जो गलती कर ली 2002 में कि जल्दी इलेक्शनें करा ली
और जो माहौल जो बना दिया, अगर 2 साल और अगर 99 से 2001 तक भी अगर जमहूरियत देर से बहाल करनी चाहिए, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, चलें, सही है सर। मतलब एक थोड़ा सिस्टम बेहतर हो जाता। अब हम डिस्कस आज कर रहे हैं कि भाई मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं PMLN को तोड़ने की बात करूं या PTI को तोड़ने की बात करूं या हर पॉलिटिकल। ब्रेक के बाद वापस आता हूं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से दोबारा उसकी इंपॉर्टेंस पे बात की है। उन्होंने क्या कहा है, ज़रा देखिए। सेहत कार्ड में जो लेके आए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस, हर खानदान के पास 10 लाख रुपए है। पंजाब में और पख्तूनख्वा में और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, जिधर हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ हर खानदान के पास एक कार्ड आएगा, हेल्थ कार्ड। 10 लाख रुपए तक किसी अस्पताल में वो जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अफनान साहब, जो काबिल तारीफ बात है उस पर तो तारीफ करें ना। देखिए, मेरे ख्याल है ये अच्छा इक़दाम है हेल्थ कार्ड वाला, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक अच्छी चीज़ है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये हेल्थ कार्ड से हेल्थ का प्रॉब्लम पूरा रिजॉल्व नहीं होता। आपको जो है वो अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना, आपको जनरल प्रैक्टिशनर बनाना, आपको बहुत बड़ी एक फोर्स चाहिए डॉक्टर्स की जो कि उधर फिर काम करे जाके। ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड होता है। और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ को भी देखे कि जो पिछले कुछ अरसे जब से ख़ास तौर से हुकूमत आई है तब से जो दवाइयाँ बेतहाशा महंगी कर दी हैं, ख़ास तौर से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनको देखना चाहिए। हर बंदे के पास इस वक्त इंश्योरेंस नहीं है पाकिस्तान में, तो ये किसी गरीब आदमी को अगर कहीं जाना पड़ जाए हॉस्पिटल तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हमारे दौर में बहुत सारी सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होता था, वो वाला मामला भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको भी मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए। ये सही, आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस दें उसके बाद ख़त्म करें, अभी से ना ख़त्म करना शुरू कर दें। और इसके अलावा इन्होंने जो MD कैट और अभी एक इन्होंने टेस्ट वगैरह का किया, उसके अंदर मैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर रमेश बेहतर इस पर मेरे ख्याल है रोशनी डाल सकते हैं। वो यही है कि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की है और वो खुश नहीं है ये जो सारा मामला है इससे, ये जो टेस्ट और जो नया रजीम लेके आए हैं ये, तो उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है इनको रिव्यू करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं इस्लामाबाद में, तो उसको भी देखना चाहिए मेरा ख्याल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ये बताइए कि ये जो अब मामला है, आप नैब ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं और इस नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर आपने कि बहुत सारी जस्टिफिकेशंस दी हैं, और इन जस्टिफिकेशंस की रोशनी में अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाने के लिए अदालतों का रुख कर रही हैं, जिसे कि कल आसिफ जरदारी साहब ने भी किया। तो आसिफ जरदारी साहब ने इसको बुनियाद बनाकर, इस ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर बरियत मांगी। तो रमेश कुमार साहब, इसके असरात निकलना शुरू हो गए हैं, इससे खुश हैं आप? मैं नैब के ऊपर आता हूं। पहले तो आपने जो अफनान को सही कहा कि एहसास जो हमारा जो प्रोग्राम है सानिया निश्तर वाला, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और स्पेशली हेल्थ कार्ड वाला मैं समझता हूँ यही प्राइम मिनिस्टर की विजन है कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर को एहसास है कि गरीब लोग जो बीमारी की वजह से एजुकेशन, हेल्थ, इसकी जो प्रायोरिटी है वो आज भी इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। मिसमैनेजमेंट ज़रूर है मगर करप्शन नहीं है, कम से कम प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। नंबर 1। अब आ जाए नैब ऑर्डिनेंस से, कि मैंने हमेशा ये बात की है कि आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। आपकी ये ख्वाहिश थी कि नैब की तरामी मानी चाहिए, नैब गैर ज़रूरी लोगों को तंग करता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के डिसीजन थे। वही सारी ख्वाहिशात पूरी करके लाया गया, और लाया गया ऑर्डिनेंस आया। अब बैठ के आप असेंबली में बहस करके और इसको पास करें, आगे बढ़ाएं। आप उसे बेनिफिट लेने के लिए पहले आसिफ जरदारी साहब है जो बेनिफिट के लिए चले गए, और मगर सबसे पहले यही थे जिन्होंने जो है शिकायतें शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि हुकूमत तो अभी चल रही है, हुकूमत का तो NRO बाद में आएगा, अभी तो NRO अगर आपका हो तो आपका NRO है। तो ये बातें करना, मैं समझता हूं नैब ऑर्डिनेंस जो आया है बहुत अच्छा आया है, और उससे नैब की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी जी,
नैब की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नैब अपना परफॉर्मेंस भी सही ठीक कर है। सकेगा, और गैर जरूरी जो चले, मैं मुकदमात हुए कायरा हैं साहब मेरे साथ हैं। कायरा साहब, एक और मामला है और वो ये है कि आज जरदारी साहब ने कहा कि एहतसाब का अमल जब तक चलेगा, यानी कल उन्होंने गुफ्तगू की थी, तब तक इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। मैं आपको सुनवा देता हूं, जरा फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि इन दोनों का आपस में कैसे ताल्लुक बनता है। जरा सुनवाइए जी। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस है कि ये इनकॉम्पिटेंट है। एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जाती। खान साहब ये सूरत हाल संभाल सकेंगे? जरदारी साहब, पॉलिटिशियन भी बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। सर क्या कहेंगे, न्याय जो हुकूमत अब न्याय ऑर्डिनेंस लाई है अपने दफा के लिए लेके आई, क्योंकि हुकूमत तो तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करी, क्या कहेंगे? बिल्कुल अपने दफा के लिए लाई। कायरा साहब, ये एहतसाब के अमल का इकॉनमी के नीचे जाने से क्या ताल्लुक है? आपको याद होगा जरदारी साहब ने जब ये गवर्नमेंट चली थी तो कुछ अर्सा बाद ही, चंद महीने के बाद, उन्होंने बाकायदा असेंबली में अपनी तकरीर करते हुए कहा था, जब नैब ने हर तरफ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी हाथ डालने शुरू किए, कारोबारी तबके पे भी हाथ डालने शुरू किए, और उसके बाद जरदारी साहब ने ये बात उस वक्त कही थी कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। आज गवर्नमेंट ने उनकी उस बात को सर्टिफाई कर दिया, ये कह के इस ऑर्डिनेंस के अंदर कि अब इसमें जो बिजनेस क्लास है वो इससे एक्सक्लूडेड है, और वो उनका ताल्लुक इससे नहीं होगा। वो उनके जो मुतल्लिका फोरम है, वो FDR है या FIA है, ये बाकी इदारे हैं, उनके तहत, उनके लाज के तहत वो अपना प्रोसीड करेंगे। लिहाजा जरदारी साहब की ये कोई नई पोजीशन तो इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब के मौक़िफ़ को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया, जरदारी साहब ही का मौक़िफ़ मान लिया गया। मैं ये नहीं कह सकता जी, लेकिन ये बात जरदारी साहब ने आज से कुछ 3 साल या पौने 3 साल पहले कही थी। हुकूमत ने आज आके उस बात को माना है। ये तो थे ना कि हम NRO मानते हैं। आज वो सारी चीजें जो हम कह रहे थे इन्होंने इस कानून में डाली है, और मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमें इस कानून के भी निटी ग्रिटी पे हम बात नहीं कर रहे। सवाल सिर्फ ये है, हमें इस असूल पे एतराज है, तरीकाकार एक फर्द वाहिद के लिए आपने तरीकाकार अडॉप्ट किया है, कानून का गलत है। ये याद रखिए, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। नमाज पढ़ने के लिए रुकू और सुजूद होते हैं, आप नियत करके खड़े होते हैं, वुज़ू करके खड़े होते हैं, और फिर तलावत करते हैं, रुकू और सुजूद करते हैं, और फिर दुआ सलाम फेरते हैं, और आपकी नमाज होती है। लेकिन आप वुज़ू भी कर लें, आप बिल्कुल खड़े भी हो जाएं, हाथ बांध के नियत करके, आप रुकू और सुजूद भी करें, आप सलाम भी फेरें, अगर आपका रुख किबला की तरफ नहीं है तो आपकी नमाज ठीक है। तो बुनियादी एतराज आपका तरीक़ाकार पर है। आप कह रहे हैं कि इसके शिकों पर तो हम बाद में बात करेंगे जब पार्लियामेंट के अंदर आएगा। मैं अफनान साहब, मुख्तसरन मुझे बताइए कि चूंकि पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस से फायदा उठाने के लिए चली गई है कोर्ट के पास, क्या नून लीग भी मैं बड़ी माजरत के साथ एक चीज कह लूँ जरा। जी कायरा साहब, पार्टी इस ऑर्डिनेंस से फायदा उठाने के लिए नहीं गई। जरदारी साहब की ऑलरेडी तारीख से ये मिस इंटरप्रेट हो रही है बात। जी, जरदारी साहब की डेट थी, लेकिन फर्द जुर्मायद होना थी ना सर। तो इस ऑर्डिनेंस, जब ऑर्डिनेंस आ गया तो फिर केस ने अपना नया रुख इख्तियार कर लिया ना। मेरी अर्ज सुन लीजिए जी, आपने अदालत के अंदर जो बात करनी है वो इस वक्त एग्जिस्टिंग कानून के तहत करनी है। जी बिल्कुल। अगर उनकी तारीख पहले से है, वो कोई दरखास्त लेकर तो नहीं गए, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये पोजीशन ली कि जनाब हम पे तो केस चल रहा है, लेकिन अब इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड ये हो नहीं, लेकिन कल नई पिटीशन आई है ना सर। कल पुराने केस में एक नई पिटीशन फाइल हुई है। मैंने अर्ज की कि नए केस में पुराने केस में नई पिटीशन इसलिए आई कि एक नया कानून आ गया। जी, आज मुल्क के अंदर कौन सा कानून है जी, ये जो ऑर्डिनेंस वाला है, मैं उसको नहीं मान रहा, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन आज मुल्क के अंदर कानून वो है जो ऑर्डिनेंस है, तो मैंने उस कानून के तहत। बिल्कुल सही है, मैं भी यही बात दूसरे अंदाज में कर रहा हूँ। बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन उसी कानून से एक रिलीफ तो मिल सकता है ना आप जरदारी साहब को। नहीं मिलेगा वो बात की बात। चले, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, अफनान साहब का लेना चाहता है लेकिन वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।